नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में, जहां पर हम 10 मिनटों में महत्वपूर्ण चर्चाओं को करते हैं और ऐसी चर्चाओं को करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी आगामी कई एग्जाम्स आने वाले हैं और नई एग्जाम्स में नया पैटर्न ये देखने को मिला है कि जनगणना से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो 10 मिनट का शो है उसमें मैं भारत की जनगणना का पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। 2011 में जो जनगणना हुई थी अंतिम, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही साथ आज क्लास में एमसीक्यू भी है। तो आप लोग मुझे एमसीक्यू के भी उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपने मुझसे वादा कर दिया है। तो आज जो 10 मिनट शो है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 और आज का सेशन आगामी परीक्षाओं में 2 नंबर पक्के कर देगा, इस बात की तो तय मान लीजिए। ठीक है, तो आज की चर्चा कुछ ऐसी रहने वाली है जहां पर हम भारत की जनगणना की विस्तृत और व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। पहले मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगी, फिर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगी और एमसीक्यू में भी पोस्टमार्टम जो हमारा पैटर्न है क्लास का वो भी करूंगी। भारत की जनगणना 2011 पर आधारित अति महत्वपूर्ण तथ्य, जिनमें से एक ना एक तथ्य आपकी परीक्षा में छपने वाला है, तो सावधानी से और व्यवस्थित देख लीजिए। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त थे वे कौन थे? तो जनगणना आयुक्त भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, सी चंद्रमौली साहब, जिसमें लागत पूरी आई थी जनगणना करने में 2200 करोड़ लगभग की। साथ ही साथ इस आंकड़ा के अनुसार या इस जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या हुई थी लगभग 121 करोड़ थी। ऑब्वियस सी बात है, अब तो 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, भारत की जनगणना 141 के पार कर गई है और विश्व की सबसे बड़ी जनगणना वाला देश भारत बन चुका है। ये वर्तमान है, लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़े आपको देखने होंगे कि क्या कैसी व्यवस्था थी। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनगणना अपने पास रखा हुआ है और ये आंकड़ा 2011 का बोल रहा है। आप सभी को पता है अगली जनगणना 2021 में होना तय था, लेकिन कोविड महामारी का ऐसा प्रकोप हुआ कि जनगणना नहीं हो पाई। 2021 जो तय था उस समय ना हो पाने के कारण अभी हमारे पास 2021 के डाटा तो नहीं है, इसलिए 2011 के डाटा ही परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और वो अलग से इंडिकेट भी कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार डाटा बताइए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है चीजें, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको होना नहीं है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन उच्चतम अधिकारी के द्वारा भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा इसको किया गया और 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका था। ये 2011 की एक शुभंकर है जो आपसे परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुन लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम और चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो 2011 की जनगणना के परिणामों से कुछ चीजें हमें पता चली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिणाम सामने आए हैं उसमें साक्षरता दर 74.04% हो गई। पुरुषों में साक्षरता 82.14 और महिलाओं की साक्षरता एसएससी जीडी के कल के ही शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए घूर के देख लो क्लास को, ध्यान से देखो, फोकस करके देखो। 65.46% महिलाओं में साक्षरता आंकी गई है। अब प्रश्न ये आएगा आपसे कि साक्षरता की संख्या कैसे नापते हैं? तो साक्षरता की संख्या 7 उम्र से यानी 7 साल से ऊपर वाले जितने भी आयु वर्ग के लोग रहते हैं उनमें यह दर मापी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या घनत्व भी पूछा गया है एसएससी जीडी में। याद रखना दोस्तों, आज के तथ्य आगामी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत प्रेम पूर्वक आज की कक्षा को देखो। चाहो तो आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन हमें सारी चीजें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 382 है। 382 जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में यानी प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार मापा जाता है। प्रति किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का, जहां पर
1102 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल कम है, लोगों की संख्या 1102 वर्ग किलोमीटर है प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना सभी स्टूडेंट हर एक चीज को। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आप सभी तथ्यों में से छांटकर मैं ये तथ्य इसलिए लेके आई हूं क्योंकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2021 की जनगणना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर याद रखना 2021 की जनगणना तय समय पर नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ निर्धारक पहले से निर्धारित कर दिए गए थे कोविड आने के पहले ही। तो निर्धारकों को भी देख लो। पहली बार डिजिटल जनगणना होने वाली थी 2021 की जनगणना। 2021 की जनगणना पहली बार डिजिटल जनगणना होने वाली थी। अगर 2021 की जनगणना हो जाती तो ये देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होती। मैं बात कर रही हूं 2021 की जनगणना की। इससे आप ये भी निकाल लो कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2021 की 16वीं जनगणना के जो जनगणना आयुक्त निर्धारित किए गए थे श्री विवेक जोशी को निर्धारित किया गया था और आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। चूंकि 2021 की जनगणना तय समय पर अभी भी नहीं हो पाई है, उम्मीद है 2024 के अंतिम माह में या फिर 2025 के प्रथम माह में यह जनगणना का कार्यक्रम करा दिया जाए ताकि एक अच्छे डाटा हमारे पास आ सके, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही जन कल्याण सही तरीके से किया जा सकता है। इसलिए जनगणना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने थोड़ा बहुत आपको डाटा दिया है। अब मैं और जो व्याख्या करूंगी वो एमसीक्यू के माध्यम से करूंगी। मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ूंगी, उत्तर पढ़ूंगी और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर 1 का उत्तर, नंबर 2 का उत्तर देते जाएंगे। ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि आप लाइव आंसर देख रहे हैं और लाइव क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से बहुत व्यवस्थित तरीके से क्लास को देखो और आगे की चर्चा कर लो। गॉट इट? तो पहला प्रश्न है, मैं व्याख्या भी करूंगी, पोस्टमार्टम भी करूंगी, इसलिए नोट्स जरूर बनाते जाना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? When was the first census conduct in India? 1861, 1872, 1881 या 1882? प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगी भैया कि भारत की प्रथम जनगणना, जो भारत में पहली बार जनगणना हुई, पहली बार जनगणना हुई, वो कब हुई थी बच्चों? तो ध्यान रखना है सभी के सभी स्टूडेंट, ये जनगणना हुई थी 1872 में। ये तो बात हो गई पहली बार जनगणना, लेकिन आप सभी को पता है जनगणना का कार्यक्रम प्रति 10 वर्षों में आयोजित किया जाता है। प्रति 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है और ऐसा करने वाला एक बार जनगणना होती है और इस आधार पर पहली बार संपूर्ण जनगणना जो हुई थी, पहली बार संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी भैया? तो ये जनगणना हो गई थी 1881 में। तथ्यों को याद रखोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर सब बेगाना बेगाना लगेगा, है ना? तो ध्यान से तथ्यों को याद करो और ध्यान से चीजों को याद रखो। या फिर याद रखना आप लोग के, ऐसा नहीं है कि भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 में हुई। भारत में मौर्य शासन के दौरान भी जनगणना शुरू की गई थी। मौर्य शासन में भी जनगणना का प्रचलन था। ये भी आपको बात याद रखना है ना, ताकि प्रश्न पूछा जाए कि किस शासन में जनगणना प्रचलित थी, तो ये बन जाए आपसे। स्टार लगा देना, चांद सितारे जो उनके नाम के बचा के रखे हैं इस प्रश्न पे उतार देना। साथ ही साथ रखना याद कि 1949 के बाद से ये जो जनगणना का कार्यक्रम है, जनगणना का ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। ये भी अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको याद रखना है। मैंने अपनी तरफ से एक प्रश्न में सारा पोस्टमार्टम कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट का आगामी एग्जाम होगा वो इसी दृष्टिकोण के साथ इस जनगणना वाले 10 मिनट शो को देखेंगे। ठीक है, मैं बढ़ती हूँ आगे दूसरे प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह गणना कौन से क्रम की थी? सेंसस 2011 इज विच सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस? उन 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद भारत की जनगणना का क्रम क्या था? भारत की जनगणना का क्रम
अभी आपको बताया, याद करो जरा, 7वीं जनगणना बताया कि नहीं बताया? अगर 2021 की होती तो वो 8वीं हो जाती। और अगर हम बात करें कि कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, कुल जनगणना का क्रम, तो कुल जनगणना का जो क्रम है वो टोटल मिलाया जाए तो वो 15वीं जनगणना थी 2011 की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो 7वीं है स्वतंत्र भारत के अनुसार। और अगर हम बात करें कुल जनगणना का तो 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं बढ़ूंगी अगले प्रश्न पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर देते जा रहे होंगे, इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है। प्रश्न क्रमांक 3, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न पे चांद सितारे उतार लो, क्योंकि आपके एसएससी जीडी में स्पेशली ये प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं का पूरा ब्यौरा मैं आज 10 मिनट शो में लेके आई हूँ। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। मैं इतने व्यवस्थित नोट्स बना रही हूं ताकि आप लोग व्यवस्थित रूप से काम कर सको। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है बच्चों वो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो जो न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या है वो कहां पर है? सिक्किम में है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका उत्तर तो सिक्किम है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ रुकती कहाँ है? हमारी कहानी इसके आगे भी बढ़ेगी। अब हमने राज्य पढ़ा है तो हम केंद्र शासित प्रदेशों का दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्या थी। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए स्टूडेंट, तो केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, अब मुझे इसका उत्तर देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सब मैं बता दूंगी तो फिर तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, तो इसका उत्तर मुझे देना कि सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में किस केंद्र शासित प्रदेश की है और न्यूनतम किस केंद्र शासित प्रदेश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे, क्योंकि मेरी उम्मीद तो आप खाली नहीं छोड़ोगे। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से कितने साक्षरता दर सबसे कम थी? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कंट्री हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। आप सभी को 2011 की जनगणना है ना, 2011 की जनगणना के साक्षरता के आंकड़े याद रख लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षा में यह पूछा जा रहा है। इसलिए स्पेशली इसके नोट्स बना लो और जब परीक्षा हो तो उसके पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन तो करना बनता ही बनता है। अगर हम साक्षरता दर बताएं, भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% इसकी साक्षरता दर थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुषों में जो साक्षरता दर थी वो 82.14% थी। ये भी याद रखना है। और महिला साक्षरता की बात की जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी में हाल ही में पूछा गया है और इस कहानी से शिक्षा लेकर के हमने सारी चीजें देख ली हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाएगा तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी याद रख लेना कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये है केरल। लगभग 93% साक्षरता दर है, ये भी याद रखना। और पूछा जाए अगर आपसे कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो आपके सामने उत्तर छीक के बोल रहा है कि बिहार है। लगभग 63% साक्षरता यहाँ पर है, तो न्यूनतम साक्षरता बिहार के पास है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। प्रश्न क्रमांक 5, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? According to 2011 census, which of the following state has the lowest sex ratio? उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम और हरियाणा। आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा होगा कि लिंगानुपात कैसे नापते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, किसी राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है उसके आधार पर नापा जाता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति या लिंग अनुपात क्या है, पुरुष और महिलाओं के बीच की संख्या का अनुपात क्या है। अगर हम बात करते हैं तो भारत का टोटल लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है,
तो 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या है, पहले ये देखेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर हम भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कुल लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पुरुष। 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? अगर हम बोले अधिक लिंगानुपात है, अधिक लिंगानुपात है केरल में, पढ़ा लिखा राज्य है, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात है आपके हरियाणा में। हरियाणा में कितना है? तो मात्र 879 प्रति 1000 पुरुष है, याद रखना 79, ठीक है। चलिए, तो उत्तर होगा आपका हरियाणा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी मापी जाती है। और जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, जहां पर 1102 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये भी आपको याद में रखना होगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर मात्र 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। आ रही बात समझ में? कभी चलना अरुणाचल प्रदेश तो अपन वहां पे भीड़ बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जन घनत्व कितना है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली आपके लिए पेश कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिजल्ट ऑफ 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? मैंने अभी आपको बताया 382 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसी के अनुसार जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। अगर हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज फॉरेस्ट एरिया? तो अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए, है ना, तो कितने प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो 94,689 वर्ग किलोमीटर के लगभग कितना? तो 30.72% क्षेत्र पर वन क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। तो सही उत्तर होगा बी फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं तो देखना भैया, प्रश्न क्रमांक है 9वां और अंतिम प्रश्न है 10 मिनट शो का। अगर 10 मिनट से ज्यादा चर्चा हो गई होगी तो हो जाने देना, हम डिस्कशन भी महत्वपूर्ण कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष के रूप में किस वर्ष को मापा जाता है? यह एक ऐसा वर्ष है, इसके पहले तक जनसंख्या की वृद्धि उतनी गति से नहीं हो रही थी, लेकिन 2021 का वर्ष महाविभाजक वर्ष ऐसा था कि इसके बाद से जनसंख्या भारत की लगातार तीव्र गति से बढ़ती गई। और आज परिणाम ये हुआ कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन को भी हमने पछाड़ दिया है। और महाविभाजक वर्ष 2021 था, ये भी आपको याद रखना है। आज के सेशन में मैंने जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दे दी है आपको। और मैं उम्मीद इस बात की करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो 2024 में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनका एग्जाम कल है, परसों है, या फिर कभी भी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखे हैं उन प्रश्न का उत्तर भी मुझे जरूर देना। मैं सबके प्रश्न पढ़ती हूँ, उत्तर भी पढ़ती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको फिर से दोबारा किसी 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।